बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है जी एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्लीव्स के मुताबिक। टॉपिक बहुत इजी है, आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं इसको सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस से एक्सप्लेन करूँगा और फिर इसको हम अदर एनिमल्स और प्लांट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। मैंने डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ, करना चाह रहा हूँ अभी। पहले स्टेप दाई तारफ, एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम ज़ाहिर मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं सबसे पहले मैन का रेफरेंसेस को डिस्कस करूँगा और इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, बल्कि एक की बजाय दो इंटरेस्टिंग पॉइंट होंगे। पहले तो है जनरल ओवरऑल पॉपुलेशन के हवाले से, इंसानों के हवाले से हम किसी एक मुल्क की या ओवरऑल बात कर सकते हैं कि अगर हम कहीं पे स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन में बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं और बूढ़े कितने हैं। एक जनरल स्टेटमेंट है एक पहला। लेकिन अगर डिटेल में चले जाएं, चूंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं मैन के रेफरेंस से डिस्कस करूँगा स्टार्ट में, बाद में एनिमल्स पे बात करेंगे। अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएं तो फिर मेल और फीमेल में कुछ डिफरेंस आ जाएगा। मेल और फीमेल्स में इस हवाले से एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लास से कुछ डिफरेंस होगा, जिसको हम काउंट करेंगे कि वो डिफरेंस क्यों है, किस वजह से है। और उसमें बाज़ जगह पे क्वालीन के रेफरेंस से भी डिफरेंसेस आ जाते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के क्वालीन कुछ और हैं और उसमें कुछ, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि क्वालीन की बजाय इसको जनरल जो सब्जेक्ट के रेफरेंस से हम इसको सामने रखेंगे। दो अहम पॉइंट्स जब हम इसको देखेंगे तरक्याफ्ता मुल्कों और गरीब मुल्कों में, फिर भी इसमें आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ये सब कुछ मैंने मैन के रेफरेंस से बयान किया है। जब हम एनिमल्स पे जाएँगे तो वहाँ भी मुख्तलिफ एनिमल्स के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंसेस जो हैं वो मौजूद होंगे। बहरहाल ये है जी जनरल। और चूँकि ये डायग्राम के साथ है, मुझे डायग्राम ड्रा करनी है, मैं डायग्राम से ही इसको स्टार्ट करूँगा और साथ-साथ इसके जो तारुफ़ का जो वज़ाहत है वो भी साथ-साथ चलती जाएगी। आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन। अच्छा, इसमें एक लफ्ज़ जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लफ्ज़ मशहूर और मारूफ़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं इसको बयान करूँगा। आई एम श्योर कि आप सबको याद है पहले से। टॉपिक है एक, टॉपिक है जी एज के रेफरेंस से ही है। एज एजुकेशन जो कि हमारा मेन हेडिंग है। मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए। पहला लफ्ज़ है प्री प्री रिप्रोडक्टिव एज। दूसरा लफ्ज़ है रिप्रोडक्टिव एज और तीसरा लफ्ज़ है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। क्या आप इन लफ्ज़ों से वाकिफ़ हैं, याद हैं, भूल चुके हैं या मुझे वज़ाहत करनी पड़ेगी इनकी भी? ये 3 लफ्ज़ बोले हैं मैंने। प्री रिप्रोडक्टिव, सब मीनिंगफुल है लेकिन पढ़े नहीं है। पढ़े नहीं हैं जी। और कोई जवाब जी क्लास में से किसी और का कोई आंसर है? कहीं से कोई आंसर नहीं आ रहा। जी हेडिंग है जी हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बड़ा मेन टॉपिक है। और जैसे मैंने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए और उसी के रेफरेंस से मैं इसको डायग्राम को ड्रा करने लगा हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले ये मैन के रेफरेंस से, ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस से। जब मैन लिखा हो तो उसका मतलब इंसान दोनों है, मेल और फीमेल दोनों मुराद होते हैं। अगर सेपरेट होगा तो उनको इंडिपेंडेंट सेपरेट शो किया जाएगा। बहरहाल ये है जी। चलें, ग्राफ किसी भी शक्ल में हो सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। ये जो हमारा रॉज है, इसकी ताबक मैंने पूरी दो ही चीज़ें शो की हैं, एक्स और वाई एक्सिस। ये ग्राफ, चले मैं इसकी अब जो डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ जी, मैं इसको बार ग्राफ की शक्ल देने लगा हूँ। आपके लोग सबसे वाकिफ हैं पहले से। एक, दो, तीन। इस तरफ चलें, ये नंबर है, इस साइड पे को नंबर तादाद को कहते हैं। उन जानदारों की, इंसानों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, तादाद कितनी है
यहाँ पे शो की गई हुई है, और उसके मुकाबले में जो ये तीन चीज़ें हैं जो हमारा टास्क है, एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज के रेफरेंस। अब एज के रेफरेंस से तीन स्टेजेस मैंने शो की हैं, इसको मैंने 1, इसको 2 और इसका मैंने 3 कर दिया। मैं कलर चेंज करने लगा हूँ ताकि चीज़ें। दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव, दिस इज प्री, what होता है बिफोर रिप्रोडक्टिव स्टेज, बिफोर रिप्रोडक्टिव स्टेज, अर्ली एज हम आसान ज़बान में जिसको बच्चे कहते हैं, चिल्ड्रन, नॉन रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव। ये लफ्ज़ मैं करता चुका, मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए माउस यूज़ करना खासा मुश्किल काम है। दिस इज रिप्रोडक्टिव, this is RFP just for reproductive, and this is last one, post reproductive. अब मुझे इन तीनों फीचर की फर्दर वजाहत करनी है। दिस इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। आसान ज़बान में हम इनको जुवेनाइल, आप समझते हैं जुवेनाइल बच्चों को कहते हैं, इज आर जुवेनाइल। अब मैं पहले कह चुका हूं कि मैं इंसान के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। जीरो मतलब जस्ट जो पैदा हुआ है वहां से लेके लेस देन 15 ईयर्स, यहाँ पे 15 लिखा जाएगा लेकिन ये लेस देन 15 ईयर्स बाद। रिप्रोडक्टिव स्टेज इट इज फ्रॉम 15, एग्जैक्ट 15 ईयर से शुरू होगा, और इन जनरल इसको मैं 60 तक लेके जा रहा हूँ, और लास्ट 60 से ऑनवर्ड। अब ये तीनों वजाहत तलब है जो मैंने क्लासिफिकेशन दी है, 0 to 15, 15 to 60 और 60 to above। ये वजाहत तलब है, इसमें कुछ वजाहत की जरूरत है। आम वैसे तो 0 to 15 चाइल्ड, जुवेनाइल बच्चे, नॉन रिप्रोडक्टिव बच्चे। अब आपको याद होगा, आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक था हमारा फिजियोलॉजी का। लफ्ज़ है प्यूबर्टी, लफ्ज़ है प्यूबर्टी। याद रखिएगा, हम पहले बात कर चुके हैं, हम मैन के लफ्ज़ से बात करते हैं। प्यूबर्टी। जी, सवाल आपसे है, आप बता सकते हैं व्हाट इज जनरल एज ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमन बीइंग्स? जनरल Sir, 14 years, 14 to 20. Sir, 18 years. जी, दो जवाब हैं जी। 14 वाला आंसर किसने दिया था? 14 से 20 बल्कि कहा था, ये किसने कहा था 14 से 20? आंसर Sir, किसका? मैंने इमरान। ये निम्रा का आंसर था। 18 का जवाब तलत ने दिया मेरे ख्याल में जी। 18 Yes, sir. जी ठीक है, 18 तलत हो गई जी। और कोई चीज, और क्या आंसर? कोई और जवाब देना चाह रहा हो? So No. 16 to 17. 16 to 20, ये किसका आंसर है जी? ये आंसर किसने दिया है? इकरा? 17 sir. 16 to नहीं, 17. ये 16 to 20 किसने कहा है? जी, आप क्या कह रही हैं, दोबारा बताइए। अब ये किसका आंसर था? लास्ट 17 किसने कहा है? मैंने सर 16 to 17. इकरा। जी, आपने 16 to 17 कहा। चलें, 16 to 17 किसको कहा? ये इकरा ने कहा है? सर, जी सर मेरा ख्याल है कि 14 से पीछे होगी। चलें, बल Sir, ये 10 है। to 14 तकरीबन। बहुत से लोगों के आंसर आ गए हैं। अब इस पे प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं जनरल, तो जनरल वो होगा जो मेजॉरिटी पे एप्लीकेबल हो, लेकिन जब हम डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा ये वजह कि मैंने यहाँ पे 15, मैंने प्यूबर्टी की एज जो है, प्री जुवेनाइल जो है 15 ईयर्स को इसलिए रखा कि अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज 15 ईयर्स है, लेकिन इसमें जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा है। जैसे आपके आंसर तो हैं, ये आंसर ज्यादा आगे कुछ आ रहे हैं। याद रखिए कि ये बड़ा हैरानकुन होगा आपके लिए। इन जनरल 15 है। अब यूं समझिए कि अगर बहुत से लोगों को स्टडी कर रहे हो तो मेजॉरिटी यूनिट में जो ज्यादा होंगे 15, लेकिन अब इसमें आप यूं समझिए कि एक तरफ 14 कर लें तो एक तरफ 16। आसान ज़बान में ये कह लीजिए कि जो मेजॉरिटी लोग हैं जिनमें प्योरिटी की एज इसके और इसके दरम्यान में होती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों में ये 13 ईयर्स हो और कुछ में ये यहाँ पे हो
यानी उसके बाद जो सेकंड है वो ये वाला हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों तरफ आ रहे हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी भी है, कुछ लोगों में इधर से 12 कम से कम और उस साइड पे ये 18 आ जाएगी। ये 3 हमारे हो गए, और इससे भी आगे चल सकते हैं। इट मे बी इधर 11 है और उतर जाएगा तो उधर 19 हो जाएगा। अब चूंकि आप लोगों ने स्टैट बायोस्टैट पढ़ ली हुई है, याद है सबको, भूल चुकी है बायोस्टैट, सब लोगों ने पढ़ी हुई है पहले से। यस सर। Yes, sir. ये जो मैं शो कर रहा हूँ ये एक बड़ी पॉपुलेशन को जब आप स्टडी कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा लोग, वो मे बी के उनकी तादाद पूरी पॉपुलेशन का 50% हो सकती है, या सबसे बड़ा जो ग्रुप होगा वो ये होगा जिनमें प्यूबर्टी की एज 14 और 16 के दरमियान में हो। ये पहला पॉइंट होगा। उसके बाद दूसरा ग्रुप वो होगा जिनमें ये एज 13 और 17 के दरमियान में हो, ज़ाहिर है कि वो उससे कम हो जाएंगे। जो 12 18 वाले हैं वो उससे भी कम होंगे, 11 19 वाले उससे भी कम होंगे, 10 20 वाले भी हो सकते हैं। और जो रिकॉर्ड मौजूद है हिस्ट्री में, याद रखिए कि दुनिया के बहुत से मालिक हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है ये वाला सिस्टम, यूरोप में खास तौर पर तरक्की मालिक में टोटल प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक एज अर्ली एज 9 ईयर्स की एज में फीमेल्स, ये 9 ईयर्स फीमेल के लिए थे, रिकॉर्ड मौजूद है प्यूबर्टी का, और ऐसे 21 ईयर्स जो मैक्सिमम रिकॉर्ड है मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा कि जो 15 ईयर्स है वो एवरेज है, इन सब की एवरेज डालेंगे तो 15%। आप लोगों ने लफ्ज़ पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी। अब जैसे जैसे 15 से इधर को जाएंगे या इधर को जाएंगे, इसके होने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। आप प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे हैं। बहरहाल ये मैंने इस लफ्ज़ को इसलिए कर दिया। अगर लेस देन 50 ईयर्स, क्योंकि जैसे कि बात हो चुकी है कि एवरेज है, एवरेज से कम जब बात होगी तो वो यही वाली आ जाएगी जुवेनाइल बच्चे, ज़ाहिर है कि जो बच्चे नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। उसके बाद सेकंड है जवान यूथ 15 से 60। अब ये भी इस तरफ तो बेल डिस्कस हो गया, जो ये वाला पॉइंट है ये प्रॉब्लम वाला है। प्रॉब्लम ये है कि मेल के लिए ये एज ज़्यादा है, फीमेल के लिए एज से कम है। यानी ये हम जनरल बात कर रहे हैं, मेल इससे भी ज़्यादा एज में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फीमेल इससे भी कम एज में रिप्रोड्यूस करना बंद कर, रिप्रोड्यूस का मतलब बच्चे पैदा करना है। अब चूँकि यहाँ भी डिफरेंस आ गया, लेकिन यहाँ भी मैंने इसको एवरेज लिया, यहाँ भी इसको मैंने एवरेज के अंदर ही रखा है, और ज़ाहिर इसकी जो लिया तो इसी से ज़्यादा एज ये वाली बच्चे की, ये हम ओल्ड एज बूढ़ों क्लास हैं। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें चूँकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, एक जनरल। अब आपने मेरी इस फिगर को जो मैंने ड्रा किया 1 2 3, मैंने बच्चे से ज़्यादा शुरू किए हैं, जवान उनसे कम है, बूढ़े से कम है, ये मेरी एक डायग्राम थी। अब मैं एक डायग्राम और ड्रा कर रहा हूँ, दूसरी डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, और फिर आपसे पूछूंगा जी कैसा आपने करना है डायग्राम। किसी ने भी माइक ऑन नहीं करना है, मैं आपको कितनी बार मना कर चुका हूँ, अपने माइक्स को ऑफ पे रख करते हैं। ये सेकंड डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। अब इसमें तरतीब तो वही रहेगी, लेकिन और भी बन सकते हैं। एक और भी बना रहा हूँ मैं, इसका कलर डिसीजन कर देता हूँ ताकि डिफरेंस नजर आ जाए। मैंने 3 पॉसिबिलिटीज आपके सामने, ये 1 2 3 वही रहेगा, इसमें ये 1 है, ये 3 है, ऐसे इसमें अगर ये 1 है, 2 है और ये 3 है, एज वैसी है। अब मैं सबसे पहले इस तस्वीर को मैं ए का नाम दे रहा हूँ। अब सबसे पहले ए वाली को चेक करना है, फिर हम बी वाली को स्टडी करेंगे, और सबसे आखिर में हम सी वाली को स्टडी करेंगे। ए को देखिए, ए डायग्राम में बच्चे सबसे ज्यादा हैं, जवान उनसे कम है, और बूढ़े सबसे कम। गैस कीजिए ये कौन सा मुल्क हो सकता है, कैसे मुल्क हो सकते हैं जहाँ पे ये कंडीशन हो, बच्चे ज्यादा और बूढ़े सबसे कम।
जी गैस करना है, बहुत आसान गैस है, कोई मुश्किल नहीं है मसला, क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस हो चुके हैं पहले से। सर डेवलपिंग कंट्रीज में एक जी, अब दोबारा सुन लीजिए कि जॉब देने के लिए अपना पहले हैंड रेस की, चूंकि अब 3-4 लोगों ने माइक का ऑन किया था, अपना हैंड रेस करें ताकि मैं जिसको कहूँ फिर वो जॉब दे सके। ये जॉब आमना ताहर ने दिया पहले मेरे ख्याल में। आमना ताहर आप बताएंगे पहले। सर मैंने दिया है डेवलपिंग कंट्रीज में। जी अब ये आमना का जवाब है जी, आमना के मुताबिक ये है डी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। जी और कोई जवाब जी? नेक्स्ट इरसा ने हाथ खड़ा किया है। इरसा सर अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया। जी इरसा का जवाब है जी अफ्रीका के ममालिक, ये एफ फॉर अफ्रीका, और ऐसे ही पाकिस्तान है और इंडिया है। ये जवाब इरसा का है जी। 2 जवाब हो गए। तीसरा किसने खड़ा किया था जी? हैंड रेज किसी और ने भी किया होता। आमना अपना माइक बंद रखें आप जी। और किसी पहले आंसर कैक्शन ने किया था। जी कैप्शन का आंसर जी, कैप्शन का आंसर क्या था? कुछ इकट्ठे 3-4 लोग शायद बोलना शुरू हो गए थे जी। कैप्शन आपका आंसर क्या था? सर बात है डेवलपिंग कंट्रीज। आपका जॉब सेम था, डेवलपिंग कंट्रीज। चलें 2 लोगों को जॉब है डेवलपिंग कंट्रीज, और इरसा ने जॉब दिया है अफ्रीका, पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक। बहरहाल जवाब 2, चूंकि 2 तरह के जवाब हैं। और कोई जवाब देना चाहता है इसके अलावा किसी और का आंसर? चलें अब जवाब तो ठीक है, ये इरसा का जवाब था जी, नंबर 2 वाला अफ्रीका पाकिस्तान। इरसा ने जवाब दिया, किसने दिया था? यस सर। जी इरसा का जवाब ठीक है जी। इसने अफ्रीका, पाकिस्तान और इंडिया 3 मिसालें दी। तीनों मिसालें इसकी ठीक हैं। अगर इन सबको कंबाइन करें और इसको फिर मैं कंपेयर करूंगा कैक्शा और आमना के जवाब के साथ, याद रखें कि अगर एक बहुत मशहूर मुहावरा आपने सुना हुआ है कि अगर गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाएं तो गधा आलम नहीं बन जाता। अब ये तो चूंकि दुनिया की तरफ से पहले से बना बनाया मुहावरा है और इसका कुरान पाक से भी ताल्लुक है, इसी को हम ज़ूलॉजी में कन्वर्ट कर दें कि अगर आप गधे के ऊपर शेर लिखते हैं, यदि गधे का नाम शेर रख दें या उसके ऊपर नाम लिख दें कि शेर है, तो गधा शेर नहीं बन जाएगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज का लफ्ज़ है जो दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। ये फ्रॉड है, दिस इज फ्रॉड। ये कहना कि जी सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं, एक डेवलप्ड हैं और एक डेवलपिंग है, दिस इज नॉट करेक्ट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो फिर मुहावरा है कि जी कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं, अब बिल्ली मुझे नहीं देख सकती। ये इसी किस्म का मुहावरा है। कंट्रीज की 3 टाइप्स हैं, डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज। अब उन गरीब वालों को जिनके पल्ले कुछ भी नहीं है या है था लेकिन वो लूटपाट से गायब हो गया, उनको डेवलपिंग का नाम दे देना जुल्म है। चूंकि लोगों के साथ जो कुछ हो रहा होता है, लोग बुरे हाल में होते हैं, लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही होती, और आप उनका नाम रखते हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। दिस इज रॉन्ग। हकीकत अपनी जगह पे रहेगी। अफ्रीका, एशिया के बहुत से ममालिक, साउथ अमेरिका के बहुत से ममालिक, ये सब के सब गरीब ममालिक हैं। दे आर द पुअर कंट्रीज। डेवलप्ड जो है रिच है ज़ाहिर सारे के सारे, और जो पुअर हैं वो अनडेवलप्ड हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। ये कहना कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वो दुरुस्त नहीं। अब एक मैंने कमेंट किया था जी पहले, वही कमेंट दोबारा पे अफ्रीका के हवाले से बात हुई थी कि अफ्रीका नंबर 1 पे है। दुनिया के और इलाकों में भी ऐसे ही है, जैसे पाकिस्तान में पठान हैं। अब इंडिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं है। याद रखिएगा जितना ज़्यादा लोग अनएजुकेटेड होंगे, जितना ज़्यादा वो पुअर होंगे, अनएजुकेटेड और पुअर दोनों चीज़ें इकट्ठी, उतने ही ज़्यादा वो बच्चे पैदा करेंगे। अब अफ्रीका में ये चीज़ सबसे ज़्यादा है, हाईली अनएजुकेटेड, वेरी पुअर। चाहे अफ्रीका में दर्जन से लेकर 2 दर्जन तक एक पेयर के बच्चे हो सकते हैं, यानी वो हर ज़िंदगी
जो मेन काम करते हैं वो यही है कि बच्चे ज़्यादा बच्चे पैदा हों। जब बच्चे बहुत ज़्यादा हों तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ये चिल्ड्रन हो गए, बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है, जवानों की तादाद उनसे कम है, बूढ़ों की तादाद उनसे भी कम है या बहुत ही कम है। ये जस्ट ग्राफ ऐसे, बूढ़े बहुत कम भी हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो आपके सामने शो की गई, और पुअर कंट्रीज, अनडेवलप्ड कंट्रीज, मैं अनडेवलप्ड का इस्तेमाल करूँगा, वहाँ पे ये कंडीशन है, सूरत हाल है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जहालत और गुर्बत साथ साथ चलती हैं, और जहाँ जहालत और गुर्बत होती है, बड़ी परेशान चीज़ है कि वहाँ पे करप्शन भी उतनी ही ज़्यादा होती है। यही वजह है कि ये तमाम ममालिक, अफ्रीका के ममालिक, एशिया के बहुत से ममालिक और साउथ अमेरिका के ममालिक, जहाँ गुर्बत है, जहालत है, वहाँ पे करप्शन भी उतने ही ज़्यादा है। ये सब चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं। अच्छा, अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, दोबारा देखिएगा। याद रखिएगा कि जो एज है 15 से 60 साल वाली, 15 टू 60 इयर्स, ये वर्किंग एज होती है। यानी ये वो लोग हैं, जवान लोग, ना सिर्फ एजुकेशन के हवाले से, जब वर्किंग की बात करेंगे तो ये वर्किंग लोग होते हैं जिन्होंने कमाना है, जबकि बच्चे और बूढ़े ज़ाहिर कमाते नहीं हैं, वो सिर्फ खाते हैं। अब इन दोनों की तादाद इनकी तादाद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है, और जब ऐसा हो तो इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होगा। ज़ाहिर है, जब कमाने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा होंगे तो इसका रिजल्ट गुर्बत की शक्ल में निकलेगा। ये सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जहाँ पे गुर्बत होगी वहाँ बच्चों की एजुकेशन भी नहीं हो सकेगी, हालत और गुर्बत दोनों इंटर रिलेटेड हो जाएंगे इससे काफ़ी आपको। ये है जी एज डिस्ट्रीब्यूशन गरीब मुल्कों के अंदर। अब सेकंड पॉसिबिलिटीज का ये, अब मेरे ख्याल में आप इसको देख के ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बता सकते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल नजर आ रही है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की एग्जांपल आ सकती है, यूथ ज्यादा है हमारी। अब इसमें कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं, ए में, बी में? बी में जी, बी में अगर यूथ ज़्यादा है, अब यूथ नहीं, आपने यूथ का लफ्ज़ और मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने 15 से 16, 15 ईयर से 60 ईयर तक का है। अब ख्याल में ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है पाकिस्तान में? जी सर। कौन से ज़्यादा? जी, और तो कोई जवाब? 60%। और कोई जवाब जी? और कोई जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डेटा मौजूद हो? गैस करें, बी में कौन से मालिक हो सकते हैं? सर चाइना। इरसा ने जवाब दिया है जी चाइना, बिल्कुल ठीक है, चाइना इसमें आएगा, बाकी आएगा। और जी कोई? कनाडा। कनाडा? सर चलें ठीक, अमेरिका। चलें। बहरहाल आप लोगों का जवाब तकरीबन ठीक है। इन जनरल याद रखिए कि मजमूई तौर पर वो मुल्क जिनको हम रिच कंट्रीज कह सकते हैं, जिनको हम डेवलप कंट्रीज कह सकते हैं, रिच और डेवलप, उन सब में ये कंडीशन मौजूद होगी, जो कि बी कंडीशन है। इसमें जवान, अब जवान का मतलब हमें 15 साल से 60 साल, जो ये वो लोग जो रिवोल्यूट लोग भी हैं, और साथ साथ ये वो लोग हैं जो अर्निंग के, चूँकि मोस्टली इसी एज के लोग ही अर्निंग कर रहे होते हैं। अब इसमें फिर वो प्रॉब्लम आएगी, 15 ईयर्स का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। हर जगह पे कुछ मालिक में वर्किंग के लिए 18 साल की शर्त होती है, वो 18 ईयर्स ऑन को वर्किंग में शामिल करते हैं। अगर वो रखें तो फिर ग्राफ में कुछ चेंज आ जाएगी, थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है। लेकिन मैंने लीगल यानी जो मुल्कों के लिहाज से उसको नहीं, बल्कि मैंने बायोलॉजी के रेफरेंस से 15 ईयर्स जो एवरेज रिप्रोडक्टिव एज है प्यूबर्टी की, उसको मैंने रख के सामने ये डायग्राम रखी। मोस्ट ऑफ रिच कंट्रीज, ज़्यादातर रिच कंट्रीज में कंडीशन होगी कि उनमें जो दरमियाना है, जो बी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, 15 से 60 साल भी वर्किंग लोग ज़्यादा होंगे, बच्चे और बूढ़े उनसे कम होंगे। इसमें बच्चे बूढ़ों से ज़्यादा हैं। और लास्ट वन सी डायग्राम है, इसमें चेक करें, इसके मुताबिक तो बच्चे कम हैं, जवानों से ज़्यादा हैं, और बूढ़े सबसे ज़्यादा हैं। ऐसा, या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन असल डिफरेंस ये है कि ये जो हैं बूढ़े, बूढ़े इनसे ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं और बूढ़े ज़्यादा हैं। जवान थोड़े ज़्यादा कर देता हूँ, जवान को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि फ़र्क नज़र आ जाए कि बूढ़े बच्चों ज़्यादा, ये ओल्ड हैं, और ओल्ड की दाद बच्चों से ज़्यादा है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो हाँ बहुत ज़्यादा रिच हैं, जहाँ जिनको हम आजकल सोशल वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं। इतनी ज़्यादा वेलफेयर के वो बच्चों बूढ़ों हर किसी का ख्याल रखते हैं,
लेकिन ये हाईली एजुकेटेड भी। और यहाँ पे वो रीज़न है कि जितने ज़्यादा ये आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो रिच कंट्रीज होते हैं, जितने भी रिच कंट्रीज हैं वो सब डेवलप्ड हैं, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे ग्रोथ रेट और जो बर्थ रेट है कम है। जब बर्थ रेट कम होता है तो ये ज़्यादा हो जाते हैं और इनकी लात कम हो जाती है। और जितनी ज़्यादा फैसिलिटी होती जाएंगी, जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते जाएंगे, वो ज़्यादा इस तरफ आ जाएंगे। स्वाय चाइना की कंडीशन कुछ और है। चाइना का नाम यहाँ पे आया था। चाइना में बाई लॉ उन्होंने कंपेल किया था पेरेंट्स को कि वो एक से ज़्यादा बच्चा पैदा रखें। एक बच्चा होगा तो फैसिलिटीज़ होंगी, सेकंड बच्चा होगा तो तमाम फैसिलिटीज़ आपको लेके जाएंगे। इसमें हेल्थ की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी हो जाएंगी। यही वजह है कि वहाँ पे लोग आमतौर पर बच्चा सिर्फ एक ही पैदा करते हैं और इस तरह से उन्होंने अपनी वादे को कंट्रोल किया है। जो ये सूरत हाल है, जब फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएं, बच्चों के पैदा होने की रफ्तार डेथ रेट से कम हो जाए, और ज़ाहिर है कि डेथ रेट से कम हुआ है कि बूढ़ों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बन जाती हैं, उनकी तादाद में ज़्यादा इजाफा हो जाता है, तो ये वाली कंडीशन आ जाती है। जब ये कंडीशन आ जाती है, ये सिर्फ चंद ममालिक है, दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ बूढ़ों की तादाद बच्चों से भी ज़्यादा हो जाती है। जब ऐसा होता है तो उसका मतलब क्लियर यही होता है, दो मीनिंग उसके। एक उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे तो वाकई कोई डेवलपमेंट ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से एवरेज एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी। ये आखिरी का ज़्यादा बड़ा होना लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ज़्यादा होने को शो करता है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और बहुत से और यूरोपीय मालिक और कुछ और मालिक में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 85 से 90 ईयर्स तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि यूरोप के बहुत से मालिक में बूढ़ों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और जो एक अजीब गरीब रिजल्ट आया है कोरोना के हवाले से, जिन मुल्कों के हवाले से आपने सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, बज़ाहिर तो उसमें इटली और स्पेन का नाम सबसे पहले आया था कि ये बहुत ज़्यादा सही है, लेकिन अगर आप पूरे मुल्क की आबादी को सामने रख के देखें तो फिर बेल्जियम में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। बेल्जियम की आबादी इटली और स्पेन से बहुत कम थी, और आबादी के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो वहाँ पे डेथ रेट, और रीज़न ये थी कि वहाँ पे भी बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा थे और बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं कोरोना से। इम्यूनिटी की शदीद कमी की वजह से वहाँ पे ये सूरत हाल पैदा हुई। बहरहाल ये दोनों मिलते जुलते हैं और ये वो स्पेसिफिक कंडीशन थी। अगर बच्चे बहुत ही ज़्यादा हों, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे इनके मुकाबले में, जॉनों के मुकाबले में, तो उतना ही वो मुल्क गरीब होगा उसकी रीज़न पहले। अब यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस किया है जनरल एज के लिहाज से। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्यूबर्टी की एज के शुरू और खत्म होने का जिक्र किया था। अब मेल फीमेल के रेफरेंस एक छोटा सा पॉइंट है। आपने पॉइंट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी फिजियोलॉजी अपने पार्टनर्स फर्स्ट में। आई एम श्योर कि आपको याद होगा 50 ईयर्स मैं लिख रहा हूँ जी, इट इज़ 50। मैं इसके आगे कुछ और भी लिख रहा हूँ, इसको देख के आपको याद आ जाएगा ये क्या है। 50 प्लस माइनस 5, ये एक खास एज है। कुछ 10 बताइए कौन सी एज है। फिजियोलॉजी के रेफरेंस से सवाल पूछा है। 50 प्लस माइनस 5, व्हाट इज दिस? ये ईयर्स है, ये एज इन ईयर्स है। सर ये फीमेल की मेंस्ट्रुएशन की जब वो आपका जवाब रिलेटेड है, लेकिन एग्जैक्ट दुरुस्त आपने सवाल नहीं किया, आपने गलत सवाल किया है। और कोई जी प्रोडक्टिव एज, मजीद कुछ? क्योंकि लफ्ज़ पढ़ा हुआ, जो चीज़ पढ़ी है वो आपको याद रहनी चाहिए। वो आप चीज़ें भुला देते हैं पढ़ के। टाइम थोड़ा है, जल्दी जवाब दे रहे हैं क्योंकि 3 मिनट बाकी रह गए हैं सिर्फ। चलिए, टेक्निकल लफ्ज़ है मीनोपॉज। टेक्निकल लफ्ज़ है मीनोपॉज। और अब ये ना हो कि ये क्या होता है, क्योंकि सेमेस्टर 5 आप पढ़ चुके हुए हैं और उसका पेपर हो गया था कि नहीं फिजियोलॉजी का? सर पेपर होना है, पढ़ा है ये पेपर हो चुका सर है इसका? फिजियोलॉजी का होगा अभी। अभी होना है? यस सर, होना है अभी। Anyhow, this is menopause. Menopause वो एज है only females. It is valid only for females. Human females की बात हो रही है। 50 प्लस 15 मतलब 45 से लेके 55, ये मेजॉरिटी में ऐसा है। इस एज में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है, इसको मेनोपॉज कहते हैं। और जब ये एज हो उसके बाद फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस ऑस्ट्रेल। जब मेनोपॉज हो जाए तो फिर उसके बाद फीमेल बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, यानी ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो जाएगी। अब यही वजह थी, मैंने यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जर्नल है मेल फीमेल दोनों के लिहाज से।
क्योंकि यहाँ पे हमने वर्किंग के लिहाज से और रिप्रोडक्शन दोनों के लिहाज से इसको डिस्कस करना था। वर्किंग, ये वर्किंग एज भी है, रिप्रोडक्टिव भी है। इसको एवरेज 60 इसलिए रखा कि मेल्स की रिप्रोडक्टिव एज काफ़ी ज़्यादा होती है फीमेल के मुकाबले में। रिप्रोडक्टिव का मतलब फिर याद रखिएगा बच्चे पैदा करने की साथ की बात होती है। ये +-5 है। फीमेल में एज अर्ली एज 38 ईयर्स और एज लेट एज 70 ईयर तक भी ऐसी फीमेल है जिनमें रिप्रोडक्शन हुई है, लेकिन वो रेयर है, बहुत रेयर केसेस है। पहले ये था जी एक और पॉइंट इसी रेफरेंस से। बहरहाल एज डिस्ट्रीब्यूशन इंसानों के लिहाज से और मेल फीमेल के लिहाज से ये दोनों से डिस्कस कर दी गई है और ये आपके साथ अदर एनिमल्स पे जब अप्लाई करना हो आपने तो उसमें भी ये चीज़ एनिमल्स में डेफिनेटली चूँकि रिप्रोडक्शन की खास एज होती है। मिसाल के तौर पर एलिफेंट की बात होगी तो एलिफेंट 30 इयर्स की एज में तकरीबन, यानी कि 30 इयर्स जो है वो तकरीबन है, उससे 2-4 साल पहले 2-4 साल बाद का टाइम हो सकता है जब हाथी जवान होते हैं। और ऐसे ही बाकी तमाम जानदारों में खास एज है जहाँ से लेकर जहाँ तक एनिमल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये है जी ऑल अबाउट एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चूंकि इसमें मैन मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मैन के रेफरेंस से हम अपने रेफरेंस से इसको ज़्यादा अहमियत दी गई है और उसके मुकाबले में अदर एनिमल्स का मैंने जस्ट मामूली सा जिक्र किया है और उसकी रीज़न पहले ही वेल नोन आपके लिए कि आप सब इस बात से वाकिफ हैं पहले ही कि इकोलॉजी में हम सबसे पहले इंसानों को ही सामने रखते हैं, बाकी चीज़ बाद में आती है। बाकी जानदारों पर भी एक सूरत हाल होगी। नेचुरल पॉपुलेशंस में भी ऐसे ही होता है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा था सर्वाइवरशिप में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। बहुत सारे जानदारों के बच्चे जैसे मछलियाँ वगैरह होती हैं, बच्चे पैदा बहुत से होते हैं लेकिन सर्वाइव बहुत कम करते हैं, सर्वाइव रेट मतलब बहुत कम होता है, जिसकी रीज़न ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। इंसानों में ये इसलिए डिफरेंस आ गया, इंसानों में डेवलपमेंट की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये जो यहाँ पे ओल्ड का ज़्यादा होना इस चीज़ को शो करता है कि डेवलपमेंट की वजह से बूढ़ों की ज़्यादा हो रही है, जबकि बच्चों के पैदा कम होने के जो रीजन हैं वो अदर रीजन्स हैं, ये बियोलॉजिकल रीजन नहीं है बल्कि अदर रीजन्स हैं। तो बच्चे लोगों में बच्चे कम पैदा करने का रुझान, जैसे जैसे एजुकेशन और वेल्थ ज़्यादा होती है ये रुझान कम हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन हम तो पूछ सकते हैं जी। और अगला टॉपिक एज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा जी सेक्स रेशियो। बहुत आसान और छोटा टॉपिक है नेक्स्ट वाला। ये इट इज 9:11, एक या 2 मिनट का टाइम बाकी है जी जूम बंद होने में से। कोई सवाल पूछना चाहता हो जी? अटेंडेंस ने मार्क कर ली जी, जब मैंने शुरू किया तो 17 थे, अब 28 शो हो रहे हैं। क्या सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है? बुरा तो नहीं गया है? जी सर कर ली है।